गुड मॉर्निंग हाई स्कूल। क्लास 10 में देखिए हम आपको बायो में पढ़ा रहे थे रिस्पायरेशन, श्वसन। श्वसन क्या होता है, कितने प्रकार से होता है और कैसे कैसे होता है, ये सब हमने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद मेन मतलब टॉपिक अब आता है कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, कैसे ऊर्जा बनती है, रिस्पायरेशन में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, ये तो सही है, लेकिन मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, मनुष्य में रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो देखिए फिगर आपको उसी में बनाना है, मनुष्य में श्वसन हेडिंग डाल दीजिए। उसके बाद हमने आपको 3-4 लाइनें लिखवाई थी ना, उसी के आगे लिखिए। देखो फुफ्फुस होता है, यहाँ से जब नलिकाएं आई ये फुफ्फुस, ठीक है। देखिए ये रास्ता जो है ना, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आती है, श्वास नली से वायु अंदर आई, ये श्वास नली से होती हुई फुफ्फुस में पहुंचती है। कल हमने आपको ये बताया था। ठीक है, फुफ्फुस जो है आगे चल करके छोटे छोटे मार्गों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से देखिए, जैसे ये है मोटी सी शाखा ऐसे आएगी, फिर आगे चल करके ऐसे 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 पेड़ बनता है, इस तरीके से ऐसे आगे चल करके छोटे छोटे मार्गों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, छोटे बड़े मार्गों में विभाजित हो जाता है और इन पे गुब्बारे जैसी रचनाएं लगी होती हैं, जिन्हें हम कुटिकाएं लगी होती हैं, जिन्हें हम कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिकाएं कहते हैं। कूपिकाएं जो होती हैं ये एक अपना स्तर या सतह बना लेती हैं। कूपिकाओं की अपनी ही एक सतह हो जाती है। ठीक है, और इनके नीचे रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, ब्लड का जाल फैला रहता है। अगली बात समझ में, जब हम वायु अंदर लेते हैं, श्वसन करने में वायु को, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो हमारा जो है क्या होगा कि फुफ्फुस जो है जब यहाँ से वायु जाएगी तो ये कूपिकाएं जो है फूल जाती है। वायु अंदर जाएगी तो कूपिकाएं फूल जाएंगी। जब कूपिकाएं फूल जाती है तो हमारा वक्षस्थल जो है ये पहले ऐसा था, अब ऐसा हो जाता है, यानी कि चपटा हो जाता है। वायु अंदर जाएगी, वक्षस्थल चपटा हो जाएगा, और वक्षस्थल जब चपटा होगा, अंदर वायु कोशिकाओं में वायु बढ़ जाएगी तो हमारा सीना जो है बाहर की ओर निकल आता है, तब वायु अंदर जाती है। जब छोड़ते हैं हम वायु को तब ये पिचक जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो ये पिचक जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो राइट कीजिए, पहले उसी के आगे लिखिए जहाँ से हमने लिखवाया था आपको। देखो फुफ्फुस के अंदर का मार्ग छोटी और बड़ी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। छोटी और बड़ी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में एक गुब्बारे जैसी संरचना बनाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, बताया है आपको ना, गैसों का विनिमय होता है। इसलिए कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो क्या होता है बताइए, देखिए करके। श्वास अंदर ले, ऑक्सीजन अंदर ले, तो ये फूल आया ना। ठीक है, तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो पसलियां फूल जाती हैं और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। पसलियां फूल जाती हैं और डायाफ्राम चपटा हो जाता है।
ठीक है, समझ में आई इतनी बात? देखिए करके देखिए इसे, ऐसे करेंगे तो वायु अंदर गई, ये फूला, ये क्या है हमारा पसलियां, क्या है ये पसलियां, पसलियां फूल जाएंगी तो डायाफ्राम शरीर को कहते हैं, शरीर के कंकाल को, ठीक है। तो डायाफ्राम क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, क्लियर? जब डायाफ्राम बेटा चपटा हो जाएगा, देखिए ये डायाफ्राम है, ये चपटा हो गया, ये पसलियां आगे लगी तो ये फूल गई, ऊपर की ओर निकल आए, तो अंदर क्या हो गया, खाली स्थान हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा था। अब ये जब वायु अंदर गई तो ये ऐसा, तो अंदर खाली स्थान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए? तो जब ये अंदर खाली स्थान होता है तो इसी समय जो वायु होती है, ठीक है, वायु भर गई तभी तो ये खाली हो गया अंदर, तो जो वायु होती है उसे कूपिकाएं चूस लेती हैं, ठीक है। जब ये क्रिया हुई, ऐसे किया तो ये बाहर निकला, डायाफ्राम चपटा हो गया, तो अंदर क्या वायु भर गई, और उस समय ये वायु जो है कूपिकाएं वायु को चूस लेती हैं। तो लिख लीजिए उसी के आगे, इसी कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है। चूस ली जाती है। ठीक है, फिर उसके आगे लिखिए कूपिका रुधिर, वाहिका का रुधिर, कूपिका रुधिर, वाहिका का रुधिर, कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर, कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर बाहर होती है, श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव अपना आयतन स्थिर रखता है। अगली लाइन से लिखिए, ये सब ने कल आपको समझाया था बेटा, ठीक है। फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर, फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है, यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है।
ठीक है, ये हो गया आपका श्वसन। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन देखिए भाई, परिवहन क्या होता है समझ लीजिए। जैसे कल समझाया था, सवाल लिखवाया है, जैसे आप समझा रहे हैं उसका कल लिखवा। देखो परिवहन का मतलब होता है, आपने बेटा परिवहन कहीं शब्द सुना है, देखा है लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ परिवहन? बसों में लिखा होता है ना, है बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, ट्रांसपोर्ट नगर पे, इन सब जगह लिखा होता है। बसों में ही या गाड़ियों में ही परिवहन क्यों लिखा होता है? परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। यहाँ पे हम परिवहन की बात कर रहे हैं तो हम रुधिर की बात कर रहे हैं। रुधिर हमारे शरीर में पूरा कैसे जाता है, ठीक है, ये कैसे पहुँचता है। तो परिवहन का अर्थ यही है। अब ये नहीं है कि जब मनुष्य में ही होता है, पौधों में भी परिवहन होता है। पानी हम जड़ में डालते हैं, ऐसे पौधे के पूरे अंग पे पानी पहुंचता है। पहुंचता ही नहीं पहुंचता, तो नहीं जड़ पे डालो तो जड़ी पे पहुंचा है, पूरे अंग में पहुंचता, तो उसमें भी जल का परिवहन हो रहा है। खाद डाली तो खाद पूरे पेड़ पौधे पत्तियों में सब जगह पहुंचती है उसका असर। तो इसका मतलब क्या, उसमें भी परिवहन है, कोई यातायात का साधन है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग बेटा खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, तो पीते मुंह में स्टमक में गया कि नहीं गया, लेकिन ये क्या वहीं जाके रह जाता है? नहीं, ये पूरे शरीर में जाता है। इसका निचोड़ जो है वो पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। ये जाने की प्रक्रिया जो है ये परिवहन कहलाती है। क्या कहलाती है? कहने का मतलब ये है कि परिवहन जो हम खाना, भोजन, पानी, जैविक ऊर्जा या अत्यधिक ऊर्जा वाले पदार्थ जो हम अपने शरीर को पहुंचाते हैं, इस पूरे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्या समझ में आई? ठीक है। अगर हम बात करें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, अगर हमने श्वसन क्रिया ली, सांस ली, तो इसमें ऑक्सीजन अंदर गई। ऑक्सीजन क्या सिर्फ मुख के द्वारा, नाक के द्वारा, केवल क्या हमारे नासाद्वार के द्वारा केवल फेफड़ों में गई नहीं, शरीर के प्रत्येक कोशिका में बेटा ऑक्सीजन जाती है, प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन जाती है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन एक ट्रक का या ट्रेन का, बस का काम करता है। आगे बात समझ में? तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ बैठाता है। जैसे हमने श्वसन क्रिया करी तो अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसने कहा आओ, ऑक्सीजन को उसने बैठाना। अब इस समय इसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम हो जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचता है, क्योंकि रुधिर ऐसी चीज है सब जगह होता है ना, प्रत्येक कोशिका होता है, प्रत्येक जगह होता है ना रुधिर। और दूसरी बात, रुधिर ऐसा होता है जो चलता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, तो उसी में हीमोग्लोबिन होता है, वर्णक है ये, ठीक है। तो इसने ऑक्सीजन को बैठाला, इसका नाम हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक में, शरीर के प्रत्येक अंग में घूमा और वहां पे उसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया और वहां पे उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ठीक है। तो वो क्या कर देता है कि ऑक्सीजन को वहां छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को कहता है कि अब तुम बैठो, फिर वो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को घुमाते हुए नाक से बाहर निकाल देता है कि तुम बाहर जाओ, फिर ऑक्सीजन को बैठाता है। इसीलिए इसे परिवहन का नाम दिया गया है, रुधिर परिवहन का नाम दिया गया है। क्लियर? ठीक है, इसके बारे में कल लिखवाएंगे। ओके।